नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 6 का है। कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के पाठ 4 वैदिक काल से है, यानी हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से। इतिहास का है तो ये कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पाठ 4 वैदिक काल एवं हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र। तो इस पाठ से ये सेशन जा रहा है आपके पास। 3 पाठ तक आपके पास पहुंच गया है। ये चौथा पाठ आप देखेंगे। पहले प्रश्नों को, फिर उसके ऑप्शन को देखेंगे, फिर उत्तर करने का प्रयास करेंगे। कम से कम सेशन को 2 बार देखेंगे और फिर नोटबुक में लिख लेंगे। हम दावा करते हैं आपकी पूरी पाठ्य पुस्तक को आसान तरीके से याद करवा दूंगा, ये हमारा दावा है। तो चलिए अब बिना देरी लगाए हम सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसका पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों से है। बहुविकल्पी प्रश्नों से ये है। तो इसका पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का अर्थ क्या होता है? वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का अर्थ क्या होता है? वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, कुलीन होता है, उपर्युक्त सभी होते। तो प्रश्न नंबर 1, श्रेष्ठ। ऑप्शन देखें ध्यान से। श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन या सभी। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? हड़प्पा में आकर बसे थे, या मोहनजोदड़ो में आकर बसे थे, या सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे, या जम्मू कश्मीर में आकर बसे थे? प्रश्न नंबर 2, भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, सप्त सिंधु प्रदेश में। यानी ये जो अभी अपना पाकिस्तान है और जो अपना पंजाब है और जो पाकिस्तान का पंजाब है, दोनों मिलाकर जो अपने भारत देश में पाकिस्तान है, जो भारत देश में पंजाब है और जो पाकिस्तान में पंजाब है, ऐसा समझना। जो भारत देश का एक राज्य पाकिस्तान है और उससे संबंधित, उससे सटा हुआ उसी का दूसरा भाग पाकिस्तान में पंजाब है। ये दोनों को मिलाकर पहले भारत और पाकिस्तान एक में था। तो यहाँ पे सप्त सिंधु प्रदेश, इसको कहा जाता है 7 नदियों का प्रदेश, इसको कहा जाता है। यहीं पर आकर सर्वप्रथम आर्य बसे थे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। सप्त सिंधु प्रदेश किन नदियों का समूह है? देखिए उसी से जो अभी व्याख्या कर रहा था, उसी व्याख्या से संबंधित ये प्रश्न है। सप्त सिंधु प्रदेश किन नदियों का समूह है? अभी आपको बताया हूँ। अब आप दिमाग लगाएंगे, जरा भी सोचेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए ऑप्शन ए सिंधु नदी और रावी नदी का समूह है, या ब्यास नदी और झेलम नदी का समूह है, या चिनाब नदी और सतलज नदी का समूह है, या सरस्वती नदी और उपर्युक्त सभी नदियों का समूह है। तो अभी हम व्याख्या में क्या आपको बताएं। सप्त सिंधु प्रदेश में सर्वप्रथम आर्य आकर बसे थे। सप्त सिंधु प्रदेश
भारत देश का आधुनिक पंजाब और पाकिस्तान से सटा हुआ पंजाब, ये दोनों मिलाकर सप्त सिंधु प्रदेश था। यहीं पर आकर बसे थे। अब पूछा गया है कितनी नदियों का समूह है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 नदियों का समूह है सप्त सिंधु प्रदेश। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सप्त सिंधु प्रदेश या ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त या ब्रह्मर्षि? प्रश्न नंबर 4, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सही होगा बी, ब्रह्मावर्त कहा जाता है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, हिमालय से विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र क्या कहलाता है? हिमालय से विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र क्या कहलाता है? आर्यावर्त कहलाता है या दक्षिणापथ कहलाता है या ब्रह्मावर्त कहलाता है या सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है? प्रश्न नंबर 5, हिमालय से विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आर्यावर्त कहलाता है। हिमालय से विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण ओर, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? विंध्याचल पर्वत के दक्षिण ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 6, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है या दक्षिणापथ कहलाता है या अफगानिस्तान कहलाता है या जम्मू कश्मीर कहलाता है? प्रश्न नंबर 6, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दक्षिणापथ। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, वेदों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 7, वेदों की संख्या कितनी है? 3 वेद हैं या 4 वेद हैं या 5 वेद हैं या 6 वेद हैं? प्रश्न नंबर 7, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या भाई कितनी है? 4 वेद हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। इनमें से कौन वेद नहीं है? इनमें से कौन वेद नहीं है? ऋग्वेद या अथर्ववेद या यजुर और सामवेद या संहिता? तो वेद 4 हैं। वो वेद हैं, ऋग्वेद हैं, अथर्ववेद हैं, यजुर्वेद है, सामवेद है। संहिता वेद नहीं है। संहिता वेद नहीं है, यहाँ नहीं पूछा जा रहा। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9,
संगीत के सप्त स्वर यानी 7 स्वर, संगीत के सप्त स्वर यानी 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी का वर्णन किस वेद में मिलता है? संगीत के सप्त स्वर सा रे गा मा पा धा नी का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, या यजुर्वेद में, या सामवेद में मिलता है, या अथर्ववेद में मिलता है? तो संगीत का जनक सामवेद है भाई, संगीत का जनक सामवेद है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ये संगीत से संबंधित बातें हैं, तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन किस वेद में है? तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में है, या सामवेद में है, या ऋग्वेद में है, या यजुर्वेद में है? प्रश्न नंबर 10, तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में है, सामवेद में है, ऋग्वेद में है, या यजुर्वेद में है? तो तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में भाई, अथर्ववेद में है। तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन अथर्ववेद में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र आप जानते हैं, गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद में है? किस वेद में इसका उल्लेख मिलता है? सामवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, या अथर्ववेद में? प्रश्न नंबर 11, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? किस वेद में उल्लेख है इसका? तो ये उल्लेख है ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, ऋग्वेद में कितने भाग हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद में कितने भाग हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है? 5 भाग हैं, 10 भाग हैं, 15 भाग हैं, या 20 भाग हैं? ऋग्वेद में कितने भाग हैं जिसे मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, तो 10 ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, कबीलों को जन कहा जाता था, इनमें से कौन जन नहीं है? कबीलों को जन कहा जाता था, इनमें से कौन जन नहीं है? तो चलिए भाई ऑप्शन देखते हैं, कौन जन नहीं है? पुरुजन, पुरुजन, या यदुजन, या तुर्वस जन, या भरतजन, या विश्वामित्र जन, या वशिष्ठ जन, या उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो प्रश्न नंबर 13, कबीलों को जन कहा जाता है, कबीलों को जन कहा जाता था, इनमें से कौन जन नहीं है? तो इसमें से पुरुजन है, यदुजन है, तुर्वस जन है, और भरत जन है।
पूछा गया है जन नहीं है, तो जन नहीं है विश्वामित्र और वशिष्ठ। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आ जाएं। एक जन में कई विष होते थे। एक जन में कई विष होते थे, इसके मुखिया को क्या कहा जाता था? एक जन में कई विष होते थे, इसके मुखिया को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था, प्रधान कहा जाता था, विषपत कहा जाता था, जनपद कहा जाता था। प्रश्न नंबर 14। एक जन में कई विष होते थे, इसके मुखिया को क्या कहा जाता है? तो जन के मुखिया को क्या कहा जाता है? विषपत। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15। ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में, यहाँ लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। वैदिक काल में, वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ग्रामणी, गृहपत, विष या कुलप? प्रश्न नंबर 15। वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ग्रामणी कहा जाता था। वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को कहा जाता था ग्रामणी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सी संस्थाएं थीं? राजा पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सी संस्थाएं थीं? सभा थी, समिति थी, दोनों थी, कोई नहीं थी? प्रश्न नंबर 16। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सी संस्थाएं थी? सभा थी, समिति थी, दोनों थी, कोई नहीं थी? तो इसका प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। राजा पर नियंत्रण सभा और समिति दोनों रखती थी, तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। किसी समस्या को सुलझाने के लिए सभा होती थी, सभा में कितने सदस्य बैठते थे? किसी समस्या को सुलझाने के लिए सभा होती थी, सभा में कितने सदस्य बैठते थे? 70 से 80 लोग बैठते थे, या 80 से 90 लोग बैठते थे, या 90 से 100 लोग बैठते थे, या 50 से 60 लोग बैठते थे? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। किसी समस्या को सुलझाने के लिए सभा होती थी, सभा में कितने सदस्य होते हैं? आज भी हमारे समय में आपके गांव में, अगल बगल में कोई समस्या होती है तो 10, 20, 50 लोग बैठकर उस समस्या को सुलझाते हैं। वही यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। किसी समस्या को सुलझाने के लिए सभा होती थी, सभा में कितने सदस्य होते थे? तो ये सदस्य होते थे 70 से 80 लोग बैठते थे, 70 से 80 सदस्य होते थे। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न आ जाए। प्रश्न नंबर 18। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में क्या करते थे? आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में क्या करते थे? पशुओं की बलि देते थे, अस्तुत पाठ करते थे, अग्नि कुंड में हवन करते थे, भजन कीर्तन करते थे? प्रश्न नंबर 18
आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में क्या करते थे? तो आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आरंभ में स्तुति पाठ करते थे। स्तुति पाठ प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे? आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे या राम थे या कृष्ण थे या शंकर थे? प्रश्न नंबर 19, आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे, राम थे, कृष्ण थे या शंकर थे? तो आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे भाई? इंद्र थे। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, इंद्र थे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, ऋग्वेद में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र, नंबर ई कोई वर्ण नहीं मिलता। तो इसमें आपसे प्रश्न को ऐसा कर लें, ऋग्वेद में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? इनमें से कौन नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? इनमें से कौन सही नहीं है? प्रश्न नंबर 20, ऋग्वेद में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? इनमें से कौन सही नहीं है? प्रश्न को ऐसा लिखेंगे, प्रश्न को ऐसा समझेंगे, याद करेंगे। ऋग्वेद में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ब्राह्मण भी मिलता है, क्षत्रिय भी मिलता है, वैश्य भी मिलता है, शूद्र भी मिलता है, और यहाँ लिखा है कोई वर्ण नहीं मिलता है। नहीं भाई, 4 वर्ण मिलते हैं। ये चारों वर्ण मिलते हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? यहाँ पे इनमें से कौन सही नहीं है? इनमें से कौन सही नहीं है? प्रश्न को ऋग्वेद में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? इनमें से कौन सही नहीं है? प्रश्न आप ऐसा फिर से लिखने का प्रयास करें, कहीं नोटबुक में, कहीं रफ पे, कहीं दोबारा से सही से लिखें, याद करें। ऋग्वेद में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? इनमें से कौन सही नहीं है? तो इसमें ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ऑप्शन ई कोई वर्ण नहीं मिलता। तो यही गलत है और यहाँ नहीं है, तो यही ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न को जैसा बताया वैसा समझने का प्रयास करेंगे और उत्तर ऑप्शन ई पे लगाएंगे। प्रश्न को जैसा बताया वैसा याद करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और उसका उत्तर ऑप्शन ई पे लगाएंगे। अगले प्रश्न आ जाएं। प्रश्न नंबर 21, वेदों से किन महिला विद्वानों के नाम मिलते हैं? वेदों में है, वेदों में किन महिला विद्वानों के नाम मिलते हैं? यहाँ ऑप्शन ई कर लेना, ए बी सी डी। ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। एक ऑप्शन और बढ़ा लेंगे, प्रश्न नंबर 21 में एक ऑप्शन और बढ़ा लेंगे। वेदों में किन महिला विद्वानों का नाम मिलता है? लोपा,
मुद्रा, शची, घोषा या उपर्युक्त सभी। तो लोपा, मुद्रा, शची, घोषा, पपाला, इन सभी विद्वान महिलाओं का नाम मिलता है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी मिलते हैं भाई, ये सभी सही हैं। तो ऑप्शन ए लिखेंगे उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 22, व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन में को 4 अवस्थाओं में बांटा था। वो अवस्थाएं कौन सी हैं? प्रश्न नंबर 22, व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था। वह अवस्थाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य की अवस्था, ऑप्शन बी गृहस्थ अवस्था, ऑप्शन सी वानप्रस्थ अवस्था, ऑप्शन डी संन्यास अवस्था और ऑप्शन ई सभी अवस्थाएं सही हैं। तो प्रश्न नंबर 22, व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा है। तो ये उपर्युक्त सभी अवस्थाएं सही हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23, आर्यों की मुख्य संपत्ति प्रारंभ में कौन थी? आर्यों की मुख्य संपत्ति प्रारंभ में कौन थी? खेती थी, संपूर्ण प्रजा थी, गाय थी या शासन था? आर्यों की मुख्य संपत्ति प्रारंभ में कौन थी? आर्यों की मुख्य संपत्ति प्रारंभ में कौन थी? खेती, संपूर्ण प्रजा, गाय या शासन? तो आर्यों की मुख्य संपत्ति प्रारंभ में गाय थी भाई। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। दिमाग कहाँ है? प्रश्न नंबर 24, वेदों में गाय को क्या कहा गया है? वेदों में गाय को क्या कहा गया है? अघन्या, पणी, दस्यु, मातृ देवी। प्रश्न नंबर 24, वेदों में गाय को क्या कहा गया है? तो गाय को कहा गया है भाई अघन्या। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, अघन्या। अघन्या गाय को कहा गया है। पणी शब्द आया है, पणी गाय की चोरी करते थे। इन पणी को दस्यु कहा जाता था। मातृ देवी गांव की मातृ देवी जिनकी स्थापना करते थे गांव वाले, जिनको प्रकृति की पूजा करते थे, वो अलग से। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 24, वेदों में गाय को क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। प्रश्न नंबर, चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 25, लोहे का ज्ञान किस काल में हुआ? प्रश्न नंबर 25, लोहे का ज्ञान किस काल में हुआ? वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में या बौद्ध काल में या जैन काल में? लोहे का ज्ञान किस काल में हुआ? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध काल या जैन काल? तो लोहे का ज्ञान हुआ था भाई उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26, संस्कृत में लिखित महाकाव्य रामायण की रचना किसने की? संस्कृत में लिखित महाकाव्य रामायण की रचना किसने की? तुलसीदास ने, मीराबाई ने,
वाल्मीकि ने, सूरदास ने। प्रश्न नंबर 26, संस्कृत में लिखित महाकाव्य रामायण की रचना किसने की? तो महाकाव्य रामायण की रचना करने वाले थे वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 27, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? पांडवों ने की थी, तुलसीदास ने की थी, कौरवों ने की थी या वेद व्यास ने की थी? प्रश्न नंबर 27, महाभारत की रचना किसने की थी? पांडवों ने, कौरवों ने, तुलसीदास ने या वेद व्यास ने? तो महाभारत की रचना करने वाले थे ऑप्शन डी वेद व्यास ने। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 28, यज्ञ के विधान तथा क्रियाओं को समझने के लिए प्रत्येक वेद ने अपने लिए किस ग्रंथ का निर्माण किया था? आप प्रश्न है प्रत्येक वेद को कैसे समझा जाए उसके लिए किस ग्रंथ का निर्माण किया गया? तो प्रश्न को फिर समझें। यज्ञ के विधान तथा क्रियाओं को समझने के लिए प्रत्येक वेद ने अपने लिए किस ग्रंथ का निर्माण किया था? ब्राह्मण ग्रंथ का, उपनिषद का, संहिता का या जादू टोने का? प्रश्न नंबर 28, तो यज्ञ के विधान तथा क्रियाओं को समझने के लिए प्रत्येक वेद ने अपने लिए किस ग्रंथ का निर्माण किया? तो ब्राह्मण ग्रंथ का। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 29, वेदांत किसे कहा जाता है? इनकी संख्या कितनी है? वेदांत किसे कहा जाता है? इनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए उपनिषद संख्या 108, पुराण संख्या 18, वेद संख्या 4, आश्रम संख्या 4। तो चलिए भाई, वेदांत किसे कहा जाता है? इसमें वेदांत किसे कहा जाता है? इनकी संख्या कितनी थी? तो वेदांत कहा जाता है भाई उपनिषदों को। वेदांत उपनिषद को कहा जाता है, संख्या इनकी 108 थी। वेदांत उपनिषद को कहा जाता है, इनकी संख्या 108 थी। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 30, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, मांडुक्य उपनिषद से या ब्राह्मण ग्रंथों से? प्रश्न नंबर 23, भारत का आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, मांडुक्य उपनिषद से या ब्राह्मण ग्रंथों से? तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, मुंडक उपनिषद से। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अब ये कक्षा 6 ये पाठ है भाई, पाठ 4 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन अभ्यास, यानी कि जो आपकी पाठ पुस्तक में अभ्यास दिया गया है, जो मैं बार बार हर पाठ में बताता हूँ कि जितने प्रश्न बन सकते थे वो प्रश्न बना के आपके सामने भेजता हूँ ताकि आपका ज्ञान अधूरा ना रहे। तो जितने हमसे उस पाठ से हम प्रश्न बना सकते हैं उतने प्रश्न बना के आपके सामने भेजता हूँ, और साथ में आपकी पाठ पुस्तक में जो अभ्यास दिया रहता है उस अभ्यास को भी हल करके आपके पास भेजता हूँ ताकि आप पूरे पाठ को
अच्छी तरह से समझ के सकें, पूरा पाठ की विधिवत तैयारी आपकी हो सके, आपका ज्ञान अधूरा न रहे, संपूर्ण नॉलेज उस पाठ के बारे में हो जाए। तो चलिए अब अभ्यास में क्या है भाई, प्रश्न नंबर 1, अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 है, आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। उत्तर है भाई, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे, वह कबीलों में रहते थे, वह गाय घोड़ा बैल आदि पालते थे, चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। फिर से उत्तर, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे, वह कबीलों में रहते थे, वह गाय घोड़ा बैल आदि पालते थे, चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। और आगे इसमें क्या लिखेंगे, उसी के आगे लिखेंगे, जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए स्थानों पर बसते चले गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु सतलज ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। चलिए फिर से आपको पूरा मौका दे रहा हूँ याद करने का। आप सेशन को 2 बार देखेंगे और उसके बाद में नोटबुक में लिख भी लेंगे। तो चलिए उसी के आगे क्या लिखना है, जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते चले गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु सतलज ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। आपको इतना मौका दे रहा हूँ कि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 2, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? तो उत्तर देखें, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य ही थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य ही थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न 3, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? उत्तर क्या है भाई, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आर्य जौ के साथ गेहूं, धान, दाल और अन्य अनाज उगाने लगे और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय बन गया और अन्य अनाज उगाने लगे। अनाज और अन्य अनाज उगाने लगे। उत्तर फिर से, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। आर्य जौ के साथ गेहूं, धान, दाल और अन्य
अनाज और अन्य अनाज उगाने लगे और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय बन गया। तो चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो उत्तर क्या रहेगा? आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में समाज का आधार परिवार था। आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में समाज का आधार परिवार था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे। महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वह पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। आर्य दूध एवं उससे बने पदार्थ का प्रयोग करते थे। अनाज में वह गेहूँ, जौ, गेहूँ, चावल का प्रयोग करते थे। प्रश्न है, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उत्तर है, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में समाज का आधार परिवार था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे। महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वह पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। आर्य दूध एवं उससे बने पदार्थ का प्रयोग करते थे। अनाज में वह जौ, गेहूँ, चावल का प्रयोग करते थे। तो चलिए भाई, आपको पढ़ने का, याद करने का, लिखने का पूरा मौका मिल रहा है। अच्छी तरह आप तैयारी करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर, विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। उत्तर है, विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। संक्षिप्त उत्तर दीजिए। संक्षिप्त उत्तर दीजिए। इसमें 4 शब्द दिए हैं। उन चारों शब्दों को आपको समझाना है, याद करना है। समझाना समझना दोनों हैं, क्योंकि आप याद करेंगे तभी सुना पाएंगे। याद करेंगे तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा और नोटबुक में लिखेंगे भी। तो पहला शब्द क्या है? आश्रम व्यवस्था क्या है? चलिए आश्रम व्यवस्था बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य, फिर दूसरी अवस्था गृहस्थ, तीसरी अवस्था वानप्रस्थ और चौथी अवस्था संन्यास की अवस्था। तो ये हो गया आश्रम व्यवस्था। 4 आश्रम व्यवस्था थी भाई। मनुष्य के जीवन 4 आश्रम व्यवस्था से व्यतीत होता था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। सभा और समिति क्या थी भाई? सभा और समिति। तो चलिए भाई सभा और समिति के बारे में देखते हैं क्या थी। सभा समिति के बारे में समझते हैं। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए और सभा और समिति, ये और है भाई, ये और है। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थी। फिर से,
राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थीं, जिसमें 70 से 80 लोग मिलकर समस्याओं को सुलझाते थे। सभा और समिति का समझ लें। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थीं, जिनमें 70 से 80 लोग मिलकर समस्याओं को सुलझाते थे। अगला क्या है भाई? आर्यावर्त। आर्यावर्त क्या है? हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता था। हिमालय से, ये बहुविकल्पी में भी ये प्रश्न रखा हूँ, ये अभ्यास में भी ये प्रश्न है। हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। डी, राजा के कर्तव्य। आर्य समय में, वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में राजा के क्या कार्य थे, ये आपको बताना है। तो राजा का प्रमुख कार्य लोगों, ये कार्य नहीं है, कार्य है भाई, ये ऐसा लिखेंगे, ठीक। राजा का प्रमुख कार्य लोगों की रक्षा करना तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। राजा का प्रमुख कार्य लोगों की रक्षा करना तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। चलिए भाई, ये 4 शब्दों की व्याख्या हो गई। हम समझ रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाएगा। 2 बार आप सेशन को देखें, नोटबुक में लिखें, याद हो जाएगा, ये हम दावा करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 7। प्रश्न 7 में क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्या है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में है। किसमें है? आपको बहुविकल्पी में बताया हूँ, जो मैं प्रश्न बनाया हूँ उसमें ये प्रश्न है, अभ्यास में भी है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, ये खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। रिक्त स्थान में ऋग्वेद भरा जाएगा। दूसरा, सातों स्वर सा रे गा मा पा धा नी का उल्लेख में मिलता है। किस में मिलता है? ये भी बहुविकल्पी में, जो मैं प्रश्न बना के आपके पास भेज रहा हूँ उसमें इसका भी वर्णन दिया हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी पाठ के जितने प्रश्न बन सकते हैं वो मैं खुद प्रश्न बना के आपके पास भेज रहा हूँ, और जो आपकी पाठ्य पुस्तक अभ्यास में प्रश्न है उसकी भी व्याख्या कर रहा हूँ, ताकि आप किसी भी पाठ को अच्छी तरह समझ सकें। तो सातों स्वर सा रे गा मा पा धा नी का वर्णन किसमें है भाई? रिक्त स्थान में भरा जाएगा, सामवेद। अगला चलते हैं। सी, आर्यों की भाषा थी। आर्यों की क्या भाषा थी? रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? आर्यों की भाषा थी। तो रिक्त स्थान में क्या भरना है? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला क्या है? खाली स्थान है पहले, डी में पहले खाली स्थान है यहाँ पे, फिर की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। खाली स्थान, फिर की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। तो चलिए प्रश्न नंबर 8, गलत और सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाएं। जो वाक्य सही हो उस पर सही का निशान लगा दें, जो वाक्य गलत हो उस पर गलत का निशान लगा दें। तो चलिए पहला वाक्य क्या है? पहला वाक्य देखते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता था। सही है। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता था, ये सही है। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई है। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई है,
ये भी सही है। अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है। नहीं भाई, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। यहाँ पे ऑप्शन सी में कहा जा रहा अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो ये क्या है? गलत है। गलत का निशान लग गया। आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृति थी, सही है। आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृति थी, ये भी सही है। तो आपका गलत सही पे पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही। ये आपका ये प्रश्न हो गया है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब अगले सेशन में फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।